को बता दें अमित त्रिपाठी भी महाराजगंज से जुड़ गए। अमित, बात करें क्योंकि महाराजगंज यानी यूपी का वो आखिरी जिला, यहीं से नेपाल की सीमा शुरू होती है और इन लोगों के यहां तक के भी कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अभी किस तरह की कोई दबिश महाराजगंज या नेपाल जाने की कुछ इस तरह की खबरें हैं? क्योंकि पहले खबरें आई थी कि नेपाल भाग सकते हैं या नेपाल के जरिए कहीं दूसरी जगह भाग सकते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये कहा था, स्पष्ट ये कहे थे कि किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद से ही जिस तरह अतीक के पूरे कुनबे के ऊपर जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि जो भी अतीक के कनेक्शन रहेगा उनको पुलिस गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रही है। बात करें चूंकि महाराजगंज, बहराइच और सिद्धार्थनगर, चूंकि ये जनपद भारत नेपाल के सीमा से जुड़ा हुआ है और आपको बता दें कि ये भारत नेपाल की सीमा है, पूरी तरह से खुली है। इसको देखते हुए जो अपराधी होते हैं, जो यूपी में क्राइम करते हैं, वो उनके लिए आसान रहता है कि वो नेपाल जाके पनाह ले ले। तो कहीं ना कहीं अतीक का जो उनके अपराधी हैं, अतीक के जो कुनबे के लोग हैं, चाहे उसके बेटे की बात हो, चाहे और भी जो भी अपराधी है, जो शूटर है, वो नेपाल भागे जाने की बात भी आई हुई थी, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ नेपाल के पुलिस और नेपाल के सशक्त से मदद ले रही है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती है कि किसी भी तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर वे नेपाल के पुलिस से भी मदद ले रही है कि कहीं ना कहीं अगर नेपाल में इनको पनाह दिया गया होगा तो उनको वहां से गिरफ्तार किया जा सके। तो इसको लेकर यहाँ पे जो भारत पे एसएसबी के जवान है, जो सुरक्षा एजेंसियां, वो पूरी तरह से अलर्ट है। आप बता दें कि खुली सीमा पे ये एसएसबी के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अतीक के जो भी शूटर है, जो भी लोग उससे संबंधित है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बने रहेगा। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर हम बात करें ओवरऑल, क्योंकि देखिए जल्द नपेगा क्राइम कुनबा, एक सबसे बड़ी बात है कि उसके परिवार की कुंडली बना दी गई है, क्राइम कुंडली तैयार हो चुकी है। कैसे उस परिवार की भूमिका है, उस पर शिकंजा तो कसा जा रहा है, लेकिन जो उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर थे, जिनकी मुख्य भूमिका थी, वो अभी तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रहे। इसे अगर हम अब तक देखें, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, ये एक तरह का फेलियर है। विशाल, देखिए, बिल्कुल एक लंबा वक्त जरूर हो चुका है, लेकिन अगर आप देखिए तो इस पूरे मामले में जो मेन शूटर्स हैं या शाइस्ता परवीन हैं, ये कहाँ फरार हुए हैं, ये भले ही यूपी पुलिस नहीं पता कर पा रही है, लेकिन कोशिश ये है कि जो तमाम इनके जो मददगार हैं उन सब पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि एक बड़ी चेन है और इस चेन से इनकार इसलिए नहीं किया सकता है क्योंकि अतीक अहमद के साथ एक चीज़ बहुत खास है कि वो अपना और अपने बेटों का तब समर्पण कराता रहा है, या अपने शूटर्स का, जब वो निश्चिंत हो जाता है कि अब उसके साथ कुछ इनकाउंटर जैसी घटनाएं नहीं होंगी। मतलब वो किसी भी वारदात को अंजाम दिलाने के बाद अपने शूटर्स को फरार करवा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अब्दुल कवी की बात करते हैं, 18 साल से लगातार फरार था और नाटकीय ढंग से उसने बाकायदा जाके सरेंडर कर दिया। अतीक अहमद का जो बड़ा बेटा है, जो देवरिया जेल वाले कांड में लगातार फरार था, अचानक से उसने जाकर लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसी तरह से उसके जो दूसरा जो बेटा है, वो भी उसने सरेंडर कर दिया। तो ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं, ये साफ करती हैं कि उसका एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पा रही है यूपी पुलिस। लेकिन उस सिस्टम के जो मददगार लोग हैं उन पर शिकंजा धीरे धीरे कसने की तैयारी की जा रही है और इसीलिए अलग अलग राज्यों में जो उसका चेन है, जो उसका पूरा नेटवर्क है, उसको तोड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नेटवर्क नहीं टूटेगा तो अतीक अहमद फिर से खड़ा हो उठेगा। और शायद इसीलिए अब यूपी पुलिस हो या यूपी एसटीएफ हो, वो इस पर फोकस कर रही है कि इसका चेन जो है, जो इसकी पूरा जो नेटवर्क है, उसको तोड़ा जाए। चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में जग जाहिर है कि प्रयागराज के साथ साथ कौशाम्बी, आगरा, लखनऊ, तमाम जगहों पर अतीक अहमद का अच्छा खासा नेटवर्क काम करता है, इसके मददगार लोग हैं। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, गुजरात में जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम ने वहाँ पर किराया कमरे पर लिया, उसके बाद लगातार जो है वो मुलाकात करता रहा। बरेली की बात कर लें, वहाँ पर अशरफ से मिलते रहे लोग। तो एक पूरा जो नेटवर्क है, जो माफिया का जो नेक्सस है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परिवार के लोग कहाँ हैं, जो आरोपी हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा, चाहे वो असद हो, चाहे शाइस्ता परवीन हो। इसके साथ साथ जो परिवार के अन्य लोग जिनके ऊपर जो है शक है, उनका पता नहीं चल पा रहा है। शूटर्स फरार कहाँ हो गए, ये इसलिए नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि बहुत शातिर तरीके से इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए घटना को अंजाम दिया, क्योंकि ये बिल्कुल तय माना जाता है कि आज के दौर में सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे रहते हैं। तो ऐसे में अतीक अहमद जैसा एक बड़ा माफिया जो बिल्कुल
क्राउड माफिया हो, जिसके पास पूरी इंटेलिजेंस की टीम होती हो, वो ये कैसे जो है गलती कर सकता है कि असद को खुलेआम भेज देगा बिना कपड़े मुंह पे कपड़ा बांधे। मतलब साफ था कि वो असद को लॉन्चिंग पैड के तौर पर ला रहा था। उसने उमेश पाल के हत्याकांड में उसको किया और उसने बकायदा मैं लौटूंगा। देखिए रुपेंद्र कुमार भी हमारे साथ, आपको बता दें पटना से जुड़े। रुपेंद्र, क्योंकि अतीक अहमद की जो कनेक्शन की बात आ रही है वो राजस्थान बिहार तक भी आ रही है। बिहार में रुपेंद्र अभी तक कुछ इस तरह की पुलिस, यूपी पुलिस की दबिश, इस तरह की कोई जानकारी, क्योंकि उसके कनेक्शन या उसको यहां बैठे उसके गुर्गे कोई सहयोगी मदद कर रहा है? देखिए अतीक अहमद जो है एक बड़ा सा, एक तरह से देखा जाए कि वो खुद ही गुर्गों का जो है सरदार है और हर जगह उसका जो है नेटवर्क है और कोई ऐसा राज्य या छूता नहीं है जहां पर उसका नेटवर्क नहीं हो। और जिस तरह से मोबाइल लोकेशन है जो है बता रहे हैं और बदलते जा रहे हैं वो लोग ठिकाने, उससे साफ जाहिर होता है कि वो जो है लगातार जो है पुलिस को चकमा देते हुए आगे की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दें कि नेपाल की जो सीमा है यूपी से लेकर जो है बंगाल तक जो है वो जाती है और खास तौर पर बंगाल की भी सीमाएं जो है नेपाल से किशनगंज के आसपास जो है वो संपर्क में आती है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से यूपी में की जो सीमाएं और नेपाल की सीमाएं हैं तो वहां पर गश्ती तो अधिक रहता है, लेकिन बिहार में जो देखा जाए तो बिहार में कई ऐसी सीमाएं हैं जहां पूरा जो है खुला सीमा है। और इससे पहले भी देखा गया है कि कई ऐसे बड़े जो है आपको अपराधी हैं या आतंकवादी हैं कि नेपाल की सीमा में भागने का प्रयास किया है या नेपाल में जाकर पकड़े गए हैं। तो इससे यह एक तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से खुली सीमा है और नेपाल में जिस तरह से कई आकाए जो है बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि उन लोगों को नेपाल जो है भागने में उन लोगों को जो है सहायता किया गया हो। लेकिन अभी जब तक पुलिस निष्कर्ष पर नहीं निकलती है तब तक जो है कुछ भी कहना जो है उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो है आपको साफ तौर पर एक तरह से देखा जा रहा है कि नेपाल की तरफ जो है वो भाग सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें कि राजस्थान से हमारे साथ आशुतोष शर्मा। आशुतोष, अगर बात करें, क्या अभी कोई यूपी पुलिस से कुछ इस तरह की कोई जानकारी कि यूपी पुलिस ने राजस्थान पुलिस से कुछ मदद ली हो या कभी संपर्क साधा हो, और क्या यूपी पुलिस का आना जाना राजस्थान रहा हो? देखिए ये तो बात तय है कि कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि राजस्थान के जो डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी क्राइम लगातार दोनों के बीच में एक समन्वय बना हुआ है। 1 महीने पहले ही एक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, इन सभी जगह के जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो इसीलिए जयपुर में मौजूद थे क्योंकि लगातार जो अपराध और अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, परेशानियाँ एक से दूसरे राज्य में बढ़ती जा रही है, उसमें एक दूसरे राज्य कैसे खुद को सपोर्ट कर सकते हैं और वही सपोर्ट सिस्टम राजस्थान से यूपी पुलिस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की जहां तक बात करें, पिछले 3 सप्ताह से यहां पे ऑपरेशन प्रहार चल रहा है और इसमें छोटे क्रिमिनल से लेकर तमाम जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो हिस्ट्री सीटर्स हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जहाँ तक हार्डकोर अपराधियों की बात करें तो ऐसे 30 से ज़्यादा संख्या है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। यही एकमात्र कारण है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा इनपुट मिल सकता है, वो गुड्डू की बात करें या किसी दूसरे गुर्गे की बात करें अतीक के, जिसका राजस्थान से कनेक्शन हो, राजस्थान में उसको शरण मिल रही हो या किसी भी तरीके की मदद मिल रही हो। एक बात बहुत तय है कि ये तमाम जो बदमाश हैं इस बात को समझ सके हैं कि तकनीकी तौर पे उनको एक्सपोज नहीं होना है। देखिए सबसे पहले पुलिस को अगर लीड मिलती है तो वो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर लीड मिलती है और उसके बाद अपराधियों को ट्रेस करती हुई चली जाती है। लेकिन बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, एक दूसरे से बातचीत भी जो की जा रही है बहुत गुप्त तरीके से की जा रही है और उन एप्लीकेशंस के जरिए की जा रही है जिससे आपकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। यही एकमात्र कारण है कि इस पुलिस को बेसिक पुलिसिंग के आधार पर इन अपराधियों तक पहुंचने के तमाम जो प्रयास हैं, वो राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें या दूसरे जिले में जहां जहां छापेमारी चल रही है वहां पे पुलिस को बेसिक पुलिसिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। जी